नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आदित्य, फैकल्टी ऑफ बॉटनी, साइंस कैटलिस्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर बीएससी सेम फिफ्थ यूनिट सेकंड के बॉटनी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। जो पेपर है प्लांट बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, 31 तारीख को जो एग्जाम होने जा रहा है, उसके यूनिट सेकंड के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आपको एमसीक्यूज में भी देखने को मिल सकते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चंस जो आएंगे जिनका 10 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा, उनमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। अंतर्ग्रहण दबाव को क्या कहते हैं? व्हाट इज इम्बिबिशन प्रेशर इज कॉल्ड? तो ये कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। मैट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। व्हाट इज इम्बिबिशन प्रेशर कॉल्ड? अंतर्ग्रहण दबाव को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका मैट्रिक पोटेंशियल, इसको हम कहा जाता है। यहाँ पे एक इम्बिबिशन शब्द आया है, इम्बिबिशन यानी अंतर्ग्रहण। ये अंतर्ग्रहण क्या होता है, इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन जो कि जल प्रेमी हो, यानी जो जल से जल को प्रेम करे, यानी कहने का मतलब ये है कि जिसमें अगर कोई कोशिका है, बाहर से पानी उस कोशिका को अंदर पहुंचकर उसको फुला दे, जो जल में रहकर फूल जाए, जो कोशिका जल में रहकर फूल जाए, वो क्या कहलाएगी? इम्बिबिशन। इस क्रिया को हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में व्हाट आर द सॉल्यूशन विद सेम कंसंट्रेशन कॉल्ड? समान सांद्रता वाले विलयन को हम क्या कहते हैं? जिनकी सांद्रता, दोनों की सांद्रता समान हो, यानी विलेय और विलायक से मिलकर जो सॉल्यूशन बने वो बिल्कुल समान प्रकार का हो, उसे हम आइसोटोनिक विलयन कहते हैं, जिसमें की सांद्रता जो होती है सभी की समान सांद्रता होती है। इसके बाद में व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल? जल विभव जो होता है उसकी इकाई क्या कहलाती है? यूनिट। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल, यानी जल विभव को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो वो होती है बार। बार एक तरह की इकाई है, ठीक है। जैसे जूल होता है, ओम होता है, ऐसे ही बार जो है एक तरह की इकाई है जिसका उपयोग जल विभव को मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद में हु परफॉर्म्ड रिंगिंग या गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट? रिंगिंग या गर्डलिंग प्रयोग किसने किया? मेल पीघी ने किया। मेल पीघी एक साइंटिस्ट का नाम है, और इन्होंने रिंगिंग या गर्डलिंग, इसके दो नाम हैं, इस प्रयोग को किया था। इसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जरूर जा सकते हैं। हु प्रपोज्ड रिले पंप थ्योरी? रिले पंप थ्योरी सिद्धांत किसने दिया? तो ये है गोडलेवस्की। गोडलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत दिया था, जो कि रसारोहण 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 में, यानी एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप में काम में लिया जाता है, रसारोहण में काम में। और ये रसारोहण जो होता है, ये किस में काम आता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण जो खिंचाव उत्पन्न होता है, उससे ये रसारोहण होता है, ठीक है। आगे ये किसने दिए थे रिले पंप थ्योरी? गोडलेवस्की ने ये रिले पंप सिद्धांत दिया, जो कि रसारोहण में काम आता है। और इसको आप थ्योरी में भी करके जाइए, इस क्वेश्चन रसारोहण को आप थ्योरी में भी अगर पढ़ के जाएंगे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है, रसारोहण से, ठीक है। तने के आधार के पास से काटने पर रस क्यों निकलता है? वाई सॉरी, वाई डज सैप ooze आउट व्हेन स्टेम इज कट नियर दी बेस? यानी तने के आधार के पास से काटने पर रस क्यों निकलता है? ड्यू टू रूट प्रेशर। जब उसमें मूल दाब उत्पन्न हो जाएगा, तो मूल दाब जो होता है उसके कारण तने के आधार के पास से काटने पर मूल दाब, एक रूट प्रेशर जो उस पे जो जड़ें हैं दबाव डालती हैं, जिसके कारण जो है रूट प्रेशर के कारण जल निकलता है, तने के आधार में से जल निकल जाता है। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी?
जो ये पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, इस पर सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, यानी पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं, तो सर स्टीफन हेल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर स्टीफन हेल्स को हम पादप शरीर के विज्ञान क्रिया विज्ञान का जनक कहते हैं, सर स्टीफन हेल्स को। ठीक है, आप लगा सकते हैं ये। Why do raisins kept in water swell up? पानी में रखी किशमिश क्यों फूल जाती है, एंडोओस्मोसिस के द्वारा। एंडोओस्मोसिस के कारण जो होता है, पादप यानी पानी में रखी हुई किशमिश जो होती है वो फूल जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो अगर हमने रात भर किशमिश को पानी में रखकर भिगोया, भिगोएंगे तो बाहर से जो पानी है वो एंडोओस्मोसिस के कारण अंदर की ओर उसमें चला जाता है, जिससे किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। ढीली कोशिका में टर्गर दाब का मान कितना होता है, इन ए फ्लैसिड सेल द वैल्यू ऑफ टीपी यानी टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू, ये होता है शून्य। टर्गर प्रेशर जो होता है वो ढीली कोशिका में टर्गर जो दाब है वो शून्य होता है। और जो ये टर्गर प्रेशर है, टर्गर दाब है, ये क्या है कि पादप कोशिका में, जो पादप कोशिका के अंदर तरल पाया जाता है उसके द्वारा कोशिका की आंतरिक भित्ति पर लगाया जाने वाला जो दाब होता है वो टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर, इससे थ्योरी में भी एक क्वेश्चन बनता है टर्गर प्रेशर से, तो आप इसको जरूर पढ़कर जाइए। मिट्टी में उपस्थित कुल जल की मात्रा क्या कहलाती है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल कॉल्ड। मिट्टी है, मिट्टी में जो जल की मात्रा है वो क्या कहलाती है, होलार्ड कहलाती है। मिट्टी में जल की मात्रा जो है वो होलार्ड कही जाती है। इसके बाद में व्हाट इज द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, जो शुद्ध जल का परासरण विभव है वो कितना होता है, तो शुद्ध जल का जो परासरण विभव है उस पर किसी भी तरह के परासरण की कोई क्रिया नहीं होगी, वो होता है जीरो, शून्य होता है परासरण विभव, शून्य जीरो होता है। विच प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सेल सेप ऑन द सेल वॉल, कोशिका रस द्वारा कोशिका भित्ति पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, कोशिका रस द्वारा कोशिका भित्ति पर, या हम कह सकते हैं कि कोई कोशिका है, किसी कोशिका में को जल पाया जा रहा है, वो जल जो है या वो तरल पदार्थ जो है वो कोशिका भित्ति की आंतरिक जो सतह है उस पर एक प्रेशर देगा, वो दबाव लगाएगा, और वो जो दबाव होगा वो क्या कहलाता है, टर्गर दाब या टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, टर्गर दबाव, इसको टीपी भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीपी इंपॉर्टेंट है, इस ये टर्गर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, विच प्रोसेस हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, बीज अंकुरण में कौन सी प्रक्रियाएं सहायक होती हैं, तो अंतः शोषण हो गया एक, तो इम्बिबिशन का मतलब अंतर शोषण, और ओस्मोसिस यानी परासरण, ये क्या काम करती हैं, इस क्रिया द्वारा जो बाहर से जल है वो सेल के अंदर चला जाता है, किसी भी कोशिका में अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण सेल या कोशिका फूल जाती है, फूलने के इसी कारण बीज का अंकुरण संभव होता है। बीज अंकुरण में कौन सी प्रक्रिया सहायक है, तो एक हो गया इम्बिबिशन और एक हो गया ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओस्मोसिस परासरण। इत्र की गंध पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है, वाई डज द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट ए रूम, किस कारण फैलती है, स्प्रे करके जाते हो, डिओ लगा के जाते हो, इत्र लगा के जाते हो, तो ये इत्र की गंध, हमने इत्र छिड़की, इत्र की गंध पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है, इसका क्या कारण है, तो ये डिफ्यूजन यानी विसरण के कारण जो है, ये विसरण के कारण इत्र की गंध सारे कमरे में, सभी पूरे कमरे में फैल जाती है। और विसरण क्या होता है कि पदार्थ के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, पदार्थ के अणु जो होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। एक थोड़ी सी गलती है, अधिक से कम की ओर, अधिक से कम की ओर गति करते हैं, सॉरी, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अधिक से कम सांद्रता, अधिक से कम सांद्रता किसके, पदार्थ की,
पदार्थ के कण। पदार्थ के कण अधिक से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे तो ये विसरण होता है। एक अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम बताइए। जो अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसमें से पदार्थ के अणु गुजरते हैं वो बकरी का मूत्राशय होता है, यानी गोट्स ब्लैडर। गोट्स ब्लैडर जो है या बकरी का मूत्राशय, ये एक अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन सा पदार्थ गुजरता है, यानी विच सब्सटेंस मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो विलायक के अणु हैं जिनकी मात्रा ज्यादा होती है, एक बिलियन में जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो विलायक के अणु जो होते हैं वो यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट होते हैं, वो अर्धपारगम्य झिल्ली से ज्यादा वो गुजर पाते हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं। परासरण दाब एवं तापमान में क्या अंतर है। osmotic pressure, what is the relation between osmotic pressure OP and temperature। तो osmotic pressure और तापमान में अंतर होता है। osmotic pressure तापमान के समानुपाती होता है। osmotic pressure यानी परासरण दाब जो होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। ठीक है, समानुपाती होता है। What is the relation between osmotic pressure and concentration of solute। यानी परासरण दाब एवं विलय की सांद्रता में क्या संबंध होता है। जो विलय की सांद्रता यानी किसी विलयन में जो कम मात्रा में जो पदार्थ पाया जा रहा है वो विलय होता है। तो विलय की सांद्रता और परासरण दाब में क्या अंतर होता है। ओस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो विलय की सांद्रता के समानुपाती होता है। परासरण दाब जो है वो विलय की सांद्रता के समानुपाती कहलाता है। जीवों के आकार को बनाए रखने वाला दाब किस कारण होता है। ड्यू टू विच प्रेशर शेप ऑन ऑर्गेनिजम्स इन मेंटेन्ड। यानी जीवों के आकार को बनाए रखने वाला, जीवों से मतलब है कोई कोशिका, जीवों से मतलब होगी किसी भी प्रकार की सेल। उस सेल के आकार को कौन बनाए रखता है। परासरण दाब जो होता है वो किसी भी सेल का आकार बनाए रखने का कार्य करता है। ओस्मोटिक प्रेशर, ये जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। कोशिका में कौन सा दाब सदैव बराबर व विपरीत होता है। तो विच प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन ए सेल। टीपी वर्सेस टीपी बराबर वॉल प्रेशर, यानी टीपी हो गया टर्गर दाब और वॉल प्रेशर यानी भित्ति दबाव जो होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। और कोशिका में सदैव बराबर और विपरीत ये अपोजिट काम करते हैं। प्लाज्मोलाइसिस किस पौधे में प्रदर्शित किया जाता है। जो प्लाज्मोलाइसिस है, इन विच प्लांट प्लाज्मोलाइसिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ट्रेडिस्केंशिया, ये पौधे का नाम है ट्रेडिस्केंशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पौधे का नाम है ट्रेडिस्केंशिया। पत्ती की निचली एपिडर्मिस जो होती है उस पर प्लाज्मोलाइसिस प्रदर्शित होता है। यानी ये कोई पत्ती है, इस पत्ती की निचली जो सतह, इस पत्ती की जो निचली सतह हो गई, जो थोड़ी सी खुरदरी भी होती है, थोड़ी सी रफ भी होती है। ऊपरी सतह जो होती है वो स्मूथ होती है और निचली जो सतह है किसी पत्ती की वो थोड़ी खुरदरी होती है। इस खुरदरी जो सतह है इस पर यानी ट्रेडिस्केंशिया की जो खुरदरी सतह हो गई उस पर प्लाज्मोलाइसिस प्रदर्शित होता है। पौधे के आधार पर नमक डालकर खरपतवार नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी विच प्रोसेस हेल्प्स इन eradication of weeds by putting salt at base of plants। तो ये कहलाती है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, पौधों के आधार पर नमक डालकर, यानी पौधे के आधार क्या होगा, एक तरह से पौधे की जड़ हो गई, तो उस जड़ या उसका मोटा कोई तना हो गया, उस पर हमने खरपतवार नष्ट करने के लिए नमक डाल दिया, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, एक तरह से सिकुड़ना, कोशिका में से सारे जल की सारा जो द्रव है, जो तरल पदार्थ है वो निकल गया और उसके बाद में कोशिका सिकुड़ गई, ये प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। इसके बाद में जल के परिवहन में जीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं है, यह किसने सिद्ध किया कि हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लिविंग सेल आर नॉट नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। जल के परिवहन में जीवित कोशिका आवश्यक नहीं है,
ये कहा था स्ट्रॉसबर्गर, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉसबर्गर। इसने कहा था कि जल के परिवहन में जीवित कोशिकाएं आवश्यक नहीं होती। कोहेजन टेंशन थ्योरी किसने दी? कोहेजन टेंशन थ्योरी किसने दी? हु प्रपोज कोहेजन टेंशन थ्योरी? तो डिक्सन एंड जोली। डिक्सन और जोली, डिक्सन और जोली ने 1894 1894 में कोहेजन टेंशन थ्योरी दी थी। पौधों में रस के ऊपर चढ़ने में कौन सा बल सहायक होता है? पौधों में रस के ऊपर चढ़ने में कौन सा बल जो होता है वो सहायक होता है? तो वो होता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यानी ट्रांसपिरेशन पुल, विच फोर्स हेल्प्स इन एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। कोई रस है या किसी प्रकार का तरल पदार्थ है, वो पौधों में ऊपर चढ़ रहा है, तो वो किस कारण? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण वो चढ़ता है। इसके बाद में कौन सा तत्व, कौन सा तत्व खनिज न होते हुए भी खनिज पोषण में माना जाता है? विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड मिनरल फ्रॉम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू थ्रो नॉट ए मिनरल? मिनरल होते हुए, खनिज होते हुए भी, खनिज न होते हुए भी खनिज पोषण में काम आता है, तो वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होती है वो खनिज पोषण में माना जाता है, खनिज ना होते हुए भी। फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इंपॉर्टेंट है भाई। फास्फोरस की कमी से विच डिजीज अकर्स ड्यू टू फास्फोरस डेफिशिएंसी? तो ये हो जाता है सिकिल लीफ डिजीज। सिकिल पर्न रोग, सिकिल पर्न रोग जो होता है, सिकिल लीफ डिजीज जो होती है, सिकिल पर्न रोग, ये जो होता है वो फास्फोरस की कमी से होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। पौधों में लौह, लौह होता है यानी आयरन, यानी लोहा, ठीक है। पौधों में लौह आयरन की गतिशीलता किन कारणों से प्रभावित हो, किन कारकों से प्रभावित होती है? बाय विच टू फैक्टर्स मोबिलिटी ऑफ आयरन इन प्लांट्स इन इफेक्टेड? तो वो होती है मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा एवं प्रकाश की प्रचुरता। ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। कोशिका में टर्गर दाब या टीपी, टर्गर दाब यानी हो गया टीपी, और परासरण सांद्रता को बनाए रखने वाला तत्व कौन सा है? एलिमेंट्स विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक कंसंट्रेट। तो वो किसको कौन बनाए रखता है? पोटेशियम जो हो गया, ये टर्गर दाब और परासरण सांद्रता को बनाए रखने का काम करता है। इसके बाद में आगे, फोलियर एप्लीकेशन द्वारा लवणों की आपूर्ति क्या कहलाती है? व्हाट इज सप्लाई ऑफ सॉल्ट्स थ्रू फोलियर एप्लीकेशन इज कॉल्ड? फोलियर यानी ये पत्ती का ये कोई पत्ती है, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये फोलियर होता है। तो फोलियर परनियर पोषण या फोलियर न्यूट्रिशन इसका आंसर कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज सप्लाई ऑफ सॉल्ट्स थ्रू फोलियर एप्लीकेशन कॉल्ड फोलियर न्यूट्रिशन, पर्णीय पोषण कहलाता है। क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? विच एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड क्रिटिकल एलिमेंट्स? तो ये नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन और इसके साथ में जो ये फास्फोरस है, ये क्रिटिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। नाइट्रेट रिडक्टेज इज की क्रिया के लिए आवश्यक है। नाइट एलिमेंट एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये हो जाता है मोलिब्डेनम जो होता है वो नाइट्रेट के रिडक्टेज की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कहा जाता है। इसके बाद में ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ये ईटीएस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ईटीएस जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है का आवश्यक घटक कौन सा है, तो ये होता है आयरन, लोह। ठीक है, Fe जो होता है विच मिनरल एलिमेंट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ईटीएस, तो ईटीएस जो होता है वो आयरन, ईटीएस के लिए आवश्यक घटक है लोहा या आयरन। पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्या है, मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट्स नाइट्रेट NO3, ये जो NO3 माइनस है, नाइट्रेट जो है, ये पौधों में नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत कहा जाता है। पौधों में लोह का अधिकतम अवशोषण किस क्षेत्र में होता है, आयरन इज एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम बाय विच रीजन ऑफ प्लांट, तो ये होता है नॉन मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो नॉन मेरिस्टेमेटिक रीजन ए विभज्योतकी, अभिव्योतकी क्षेत्र, जहां से पौधे की वृद्धि स्टार्ट होती है, जहां से पौधे की वृद्धि जो होती है वो स्टार्ट होती है, विभज्योतकी क्षेत्र होता है। और अविभज्योतकी क्षेत्र में पौधों में लोहे का अधिकतम अवशोषण जो होता है वो अविभज्योतकी क्षेत्र में होता है। इसके बाद में उर्वरकों द्वारा सामान्यतः कौन से खनिज दिए जाते हैं, विच मिनरल्स आर जनरली सप्लाइड बाय फर्टिलाइजर, जो खेतों में खाद के रूप में काम में लिए जाते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। तो उर्वरक जो होते हैं वो किस किस से बने होते हैं, एनपीके, एनपीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनपीके, एन से हो गया एन से हो गया हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, उर्वरकों में ये नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में भारी धातुएं पौधों को कैसे प्रभावित करती है, हाउ डू हैवी मेटल्स अफेक्टेड प्लांट्स एडवर्सली, तो दे अफेक्ट प्लांट मेटाबॉलिज्म, जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म होती है या चयापचय की जो क्रियाएं होती है, चयापचय की जो क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म की जो क्रियाएं होती है वो इफेक्ट होती हैं, भारी धातुएं जो होती है पौधे की चयापचय क्रियाएं इफेक्ट करती हैं। मैक्रो एलिमेंट कौन कौन से हैं, विच आर मैक्रो एलिमेंट्स, तो ये सारे के सारे मैक्रो एलिमेंट्स हैं। के का मतलब पोटेशियम हो गया, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन, ये जो हैं मैक्रो एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद में आगे खनिज तत्वों की अनिवार्यता का मुख्य आधार किसने दिया, हु गेव द मेन बेसिस फॉर एसेंशियली ऑफ मिनरल एलिमेंट, यानी खनिज तत्व हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, पौधों के लिए कितने आवश्यक हैं, ये किसने दिया, आर्नन, आर्नोन एंड स्टाउट, आर्नोन और स्टाउट, इन्होंने बताया कि खनिज तत्व हमारे लिए अति आवश्यक होते हैं। कपास में रिंकल लीफ डिजीज किसकी कमी से होता है, यानी रिंकल लीफ डिजीज ऑफ कॉटन अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की कमी से रिंकल लीफ डिजीज ये हो जाता है, किसमें, कपास में। रिंकल लीफ डिजीज जो है ये मैग्नीशियम की कमी से हो जाता है। रिंकल जो ये शब्द आ रहा है रिंकल, आप जानते हो सिकुड़ना, रिंकल का मतलब है एक तरह से सिकुड़ना, तो पत्तियां जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। रिंकल लीफ डिजीज ऑफ कॉटन, ये रिंकल लीफ डिजीज जो है वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। तो 31 तारीख को होने वाले जो एग्जाम है उसमें इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इनको जरूर देख के जाइएगा, इनको पढ़ के जाइएगा। थैंक यू।